सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 29 करने वाले हैं। अगले एक हफ्ते और हमारी जो है ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, उसके बाद जो है फिर से जो है हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। हमारी जो स्पीड चल रही है, जो हमारा 60 मार्क्स का मैंने टारगेट आपके लिए रखा था, वो जो हमारी स्पीड चल रही है मेरे हिसाब से जो है आपकी स्पीड बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत ओके चल रही है। फिर भी आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है आपकी हरियाणा पुलिस की पीएमटी पीएसटी डेट नहीं आई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अभी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से जैसे हम चल रहे हैं डिटेल से, ऐसे ही हम आगे भी काम करते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकती हैं, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी थी। और ऐसी बात नहीं है जो हमारी सीरीज चल रही है या फिर वर्तमान में हमारा जो स्पीड है वो चल रही है वो स्लो है। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल स्लो है, क्योंकि वर्तमान में हम दो सीरीज पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और एक हमारी इंडिया जीके की सीरीज चल रही है। दोनों सीरीज काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो कंप्यूटर वाली सीरीज देख लेना भाई। सी जो लैंग्वेज है ना, एडवांस वाला जो पोर्शन आप बोलते हो वो वाला स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर सी लैंग्वेज में जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ एक ही लेक्चर के अंदर, ठीक है। संडे वाले दिन हमारे एमसीक्यू आ जाएंगे सी लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, वर्तमान में हमारी दो सीरीज चल रही है। अब एक बंदा यार दो सीरीज चला रहा है ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ठीक है। मेरे लिए तो है, ठीक है। फिर भी आप पेशेंस रखिएगा। मोटा मोटा मेरे हिसाब से हमारा सारा सिलेबस कवर हो चुका है। बस करंट अफेयर हरियाणा का रह गया है, ठीक है। हरियाणा का करंट अफेयर बाकी है। और क्या बाकी है? एक मोटा मोटा साइंस वाला सब्जेक्ट बाकी है मेरे भाई, ठीक है। बस ये बाकी है। और कंप्यूटर की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। 3 या 4 टॉपिक और इसके अंदर करवाऊंगा, उसके बाद जो है हमारी साइंस वाली सीरीज जो है स्टार्ट हो जाएगी मेरे भाई। इतना काम, इतने चीज़ों पर जो है अभी मैं काम कर रहा हूँ। और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि इतने पे ही काम कर रहा हूँ, आपके लिए एक और जो है सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसका क्या नाम है, अभी आपने देखा होगा, भारत ने अपने जो है दंड प्रक्रिया अधिनियम जो है लागू कर दिए, ठीक है। जो होता था ना पहले, क्या होता था, आईपीसी सीआरपीसी जो होता था, वो अब भारत ने अपने जो है दंड कानून लागू कर दिए हैं पूरे भारत में मेरे भाई, ठीक है। ये आपको पता भी होगा, पूरे भारत में जो है 1 जनवरी, माफ कीजिएगा 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से सारे जो है दंड प्रक्रिया जो है सारी चेंज हो चुकी है पूरे भारत में। पहले क्या होता था, आईपीसी होता था, सीआरपीसी होता था, ठीक है मेरे भाई। अब इनको जो है चेंज कर दिया गया है। अब जो है थोड़ा सा बता देता हूं क्या क्या नया लाया गया है। एक तो बीएनएस लाया गया है, ठीक है, बीएनएस लाया गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले बोलते थे भारतीय दंड संहिता मेरे भाई, ठीक है। आईपीसी इसको बोलते थे, ठीक है, आईपीसी बोलते थे। और कब आया था ये? 1860 में आया था मेरे भाई, ठीक है। इसकी जगह किसने ले ली है? भारतीय न्याय संहिता ने अब इसकी जगह ले ली है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता था, एक होता था, उसके बाद जो है दंड प्रक्रिया संहिता होती थी, जिसको क्या बोलते थे, सीआरपीसी बोलते थे, ठीक है। सीआरपीसी कब आई थी? ये 1973 में जो है ये आई थी, मतलब लागू हुई थी। अब इसका स्थान, सीआरपीसी का स्थान जो है किसने ले लिया है? इसका स्थान ले लिया है एनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने जो है अब इसका स्थान ले लिया है। तीसरी कौन सी है? तीसरी जो है मेरे भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम है मेरे भाई, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है मेरे भाई, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने जो है 1872 का स्थान लिया है। पहले 1872 में आई थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारे जो है अब 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं। तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। सिर्फ शॉर्ट्स नोट्स बना रहा हूँ, जहां से आपका जो है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारा क्लियर हो जाए मेरे भाई, ठीक है। और मजे की बात यह है, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, ये पीडीएफ मैं रेडी कर चुका हूँ। कल रात को ये पूरी पीडीएफ मैंने कंप्लीट कर दी है। टोटल 40 पेजेस की जो है पीडीएफ है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कम पेजेस हो सकते हैं। बहुत सारे डिटेल में दिया गया है, लेकिन टू द पॉइंट फिल्टर करके सारे जो है 40 पेजेस ले आया हूँ। और उसके अंदर भी मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या मेहनत लगी? बहुत सारे जो उसके अंदर शब्द थे ना, वो कानून के बहुत सारे डिफिकल्ट शब्द होते हैं, उनको जो है बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है मैंने। तो ये 2 पीडीएफ रह गई है बस, बीएनएस और बीएनएस, ठीक है। बहुत जल्दी इनको भी कंप्लीट करके फिर जो है हमारा ये सीरीज भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो यकीन मानिएगा आपके लिए बहुत जो है मैं काम कर रहा हूं, और आप ही के लिए है। आपका सिलेक्शन 2026 में दिलाना ही दिलाना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास नंबर 29 का मेरे भाई, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी बेहद जरूरी थी, जिससे जो है
आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी फील हो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा जो है की जाती है। तो सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है मेरे भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए तो राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो जनसंख्या, तो जनसंख्या के हिसाब से आप क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से मेरे भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य है ना, उसी राज्य में जो है सबसे ज्यादा जो है सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा जो है की जाती है मेरे भाई, ठीक है। वैसे हरियाणा जो हमारा राज्य है ना, हरियाणा के अंदर भी जो है बहुत सारी सिंचाई जो है ट्यूबवेल के आधार पर ही, ट्यूबवेल के ऊपर ही डिपेंड रह के की जाती है। लेकिन ओवरऑल पूछेगा ना, पूरे इंडिया की बात करेगा तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसका सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बिहार की क्या हो जाएगी, बिहार की पटना हो जाएगी मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और राजस्थान की क्या हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर हो जाएगी, पिंक सिटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहां से जो है थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, इस जो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, तो यहां से देख लेना, भारत में नलकूप और कुओं के बारे सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र ये यहां पे दे दिया गया है, बस आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो आप सभी जानते हैं मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं वो किस फसल के लिए, उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो खट्टा फल जो होता है ना, खट्टा फल देख लो, खट्टा फल कौन सा होता है, खट्टा फल रबड़ होता है, नहीं होता, केसर होता है, नहीं होता, सेब होता है, नहीं होता, तो संतरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेघालय की जो गारो पहाड़ियां है ना, वो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है संतरा उत्पादन के लिए जो है फेमस है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना भैया आप, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये केसर है, जो केसर सबसे ज्यादा जो है भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखना पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा जो है केसर की खेती की जाती है मेरे भाई, ठीक है। केरवा जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, करेवा बोलता है, जो भी बोलते हैं। सेब कहां पर उगाया जाता है सबसे ज्यादा, भारत के किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर मेरे भाई, ठीक है, ये भी याद रखना, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, J&K मेरे भाई, ठीक है। तो इन दोनों फलों के बारे में भी जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, अच्छा और क्या याद रख सकते हैं, मेघालय की यहाँ पे बात हुई है ना, तो नोकरेक के बारे में ये याद रखना, जो 3 पहाड़ियां है ना, कौन कौन सी 3 पहाड़ियां हैं भाई, जो आप सभी जानते हैं भाई, मेघालय के अंदर कौन कौन सी 3 पहाड़ियां, उनकी जो 3 पहाड़ियां ना, उन 3 पहाड़ियों के नाम जो है उनकी जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, वो आपको बता देता हूं, गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया, ठीक है। ये 3 पहाड़ियां हैं मेघालय के अंदर, और इन तीनों पहाड़ियों के जो नाम है ना, ये वहां की जनजातियों के ऊपर जो है इनका नाम रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। और जो है यहां पर एक और चीज है, मोसिन राम भी है मेरे भाई, ठीक है, मोसिन राम भी यहीं पर है, मेघालय के अंदर ही है मोसिन राम, मोसिन राम है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर चेरा, इसको जो है मोसिन राम को क्या कहा जाता है, भारत का चेरापूंजी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, भारत का चेरापूंजी जो है इसको बोला जाता है। चेरापूंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा है ना, वो यहीं पर होती है मेरे भाई, यहां तक आई बात समझ में। और अगर आपसे हरियाणा का पूछ ले भाई, हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला जाता है, छछरौली को बोला जाता है, ठीक है। अब फटाफट मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, ये छछरौली जो है भारत के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हिसार के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है, करनाल के अंदर है, कहां पर है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। और ये जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया जरूर आप याद रखना भाई, ये पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, तो ये मेघालय के अंदर अवस्थित है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, मेघालय के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार। अब इसका क्या मतलब है ये भी चलिए बता देता हूं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जगह है क्या, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, उष्ण कटिबंधीय। ये शब्दों का मतलब जरूर पता होना चाहिए, वैसे मुझे पता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, फिर कहोगे कि यार इतना मत बताया करो, नीचे भी लिख देते हो ऊपर भी बता देते हो, ठीक है। चलिए नहीं बता रहा मेरे भाई, ठीक है, 2 शब्द जरूर बता रहा हूं, इनका मतलब आपको याद रखना बेहद जरूरी है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय
और शीतोष्ण, इनका मतलब आपको समझना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। शीतोष्ण कैसे लिखेंगे, शीतोष्ण मेरे भाई, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो है जो वो होता है ना, तापमान होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है या फिर उमस वाला होता है मेरे भाई, ठीक है, उमस वाला होता है। शीतोष्ण में क्या होता है, जलवायु जो है ठंडी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के जो मौसम है, ये मौसम दोनों प्रकार के भारत के अंदर पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं उत्तर भारत में जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है, और जो दक्षिण वाला एरिया है वहां पर जो है दबा के जो है गर्मी पड़ती है। और जो भारत का जो हरियाणा है, जहां पर हम बिलोंग करते हैं, और हरियाणा में तो स्पेशली मैं बात करूं जहां पर मैं रहता हूं हिसार के अंदर, यहाँ पे तो भाई हिसार भी माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो ठंड भी दबा के पड़ती है, और जो गर्मी है वो भी दबा के पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। अगर कोई हिसार से होगा तो उसको पता होगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और ये एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य में, यानी कि भारत के जो 28 राज्य हैं, जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी में जो है किस राज्य में जो है सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल नहीं होगा, असम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। असम भारत का जो है चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है, और भारत की जो कुल उत्पादक चाय है ना, कितना है, उसका आधा हिस्सा, मतलब जितना भी हिस्सा चाय का पैदा करता है भारत, उसका लगभग आधा हिस्सा, यानी कि मान लीजिएगा 100% है ना, 100%, इसका जो है 50% अकेला कौन उत्पादन करता है, असम उत्पादन करता है चाय का मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। और चाय की ये चीज आप याद रखना, नीचे लिखा भी होगा भाई कि मिट्टी वगैरह, ठीक है। ये देखो, ये जो यहाँ पे लिखा गया ना, ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ब्रह्मपुत्र की घाटी की उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और भारी वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें आप जरूर याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है ना, वो हरियाणा पुलिस में जरूर पूछा जाता है, और यहाँ से जो है पूछ सकता है, बताइए भाई चाय के लिए जो है कौन सी मिट्टी या फिर कितना तापमान जो है आवश्यक होता है। ये देखो लिखा है ना, चाय की खेती के लिए। वैसे ये चीजें मैं कहां पर करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट में जो है डिटेल से करवा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पे कर्नाटक लिखा है, तो कर्नाटक किसका उत्पादन करता है सर्वाधिक, तो ये किसका करता है, कॉफी का करता है मेरे भाई, ठीक है। कॉफी का जो है ये उत्पादन करता है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिखा है, तो पश्चिम बंगाल तो सभी को पता है भी, पश्चिम बंगाल किसका करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जो है चावल उगाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है, तो खाद्य फसल यहां पे पूछा गया है। गेहूं तो खाद्य फसल है, बिल्कुल है, ठीक है। चाय है, चावल भी खाद्य फसल है। मकई भी खाद्य फसल है। चाय जो है, चाय खाद्य फसल नहीं है, ये कौन सी फसल है, पेय पदार्थ फसल है मेरे भाई, ठीक है, पेय पदार्थ फसल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं। फसलों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। चावल, गेहूं और मकई खाद्यान्न फसलें हैं, और सीधे भोजन के रूप में जो है उपयोग की जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। चावल यहां पे लिखा गया है, तो चावल का मतलब क्या है, ये मुख्य खाद्यान्न फसल है मेरे भाई, ठीक है। मुख्य खाद्यान्न फसल जो है ये हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, याद रखना, चावल में दूसरे, पहले पर कौन है, चाइना आ जाएगा पहले पर, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पर हो जाएगा। गेहूं की बात करूं तो उत्तर पश्चिम वाली की, उत्तर पश्चिम जो एरिया है ना भारत का, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है कहां की, ठीक है ना। तो ये याद रखना, दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, ये महत्वपूर्ण फसल है मेरे भाई। और ये गेहूं को ना, ये गेहूं को ज्यादातर कहाँ के लोग खाते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम के लोग खाते हैं मेरे भाई, उत्तर और उत्तर पश्चिम में ही आते हैं मेरे भाई हम हरियाणा वाले, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, उत्तर और उत्तर पश्चिम में ही जो है ज्यादातर ये जो है गेहूं की फसल को जो है खाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और मकई के बारे में एक चीज याद रखना, मकई जो है ना, मक्की जो होती है, ये एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है,
ठीक है। मक्के की जो फसल है इसका उपयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो भोजन के लिए किया जाता है और दूसरा किसके लिए किया जाता है, दूसरा चारे के रूप में किया जाता है। चारे, चारा क्या है, चारे जो भैंसे जानवरों वाला चारा होता है ना, उसके लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं मक्की कैसी होती है, जवार आपने देखी है, हरियाणा हिसार वालों को सबको पता होगा, हरियाणा वाले को जवार होती है ना, वैसी ही एक मोटी मोटी फसल जवार जैसी होती है मक्की। उसमें मक्की जो लगती है वो तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो जवार जैसी बच जाती है ना, उसको जो है गंडासे में काट कर जो है हम भैंसों को खवा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, वो चारा हो जाता है। तो दोनों प्रकार की फसलों में जो है ये यूज होती है मकई, भोजन और चारे के रूप में मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आई समझ में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी है और समझना भी आपको बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अयनांत किस दिन होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सभी आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये जो है हमारी पृथ्वी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, ये हमारी जो है कर्क रेखा हो जाएगी, ये हमारी जो है भूमध्य रेखा हो जाएगी और ये हमारी जो है मकर रेखा हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, भारत कहाँ पर है, भारत जो है ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जो पृथ्वी की गतियां है ना उसके अनुसार 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती है ना वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है मेरे भाई। ठीक है, कहां पर पड़ती है, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध पूछा है ना, याद रखना ये, यानी कि साउदर्न ये हो जाएगा और नॉर्दर्न ये हो जाएगा। नॉर्दर्न का मतलब ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और ये क्या है, साउदर्न गोलार्ध है मेरे भाई। ठीक है, आपने एक लाइन पढ़ी होगी, हमारे यहां पर 25 दिसंबर होता है। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस होता है मैं। ठीक है, क्रिसमस ऐसे लिख देता हूं, क्रिसमस। ठीक है, यहां से आपको चीजें समझ आएंगी। क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को। क्या होता है, सर्दी होती है ना हमारी, सर्दी होती है ना। एक चीज आपने सुनी होगी, ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो क्रिसमस कब मनाता है, जो क्रिसमस गर्मियों में मनाता है मेरे भाई। ठीक है, गर्मियों में मनाता है। ठीक है, गर्मियों में क्यों मनाता है, क्योंकि जो है सूरज चेंज होता रहता है ना, मतलब पृथ्वी घूमती रहती है, तो ये आधे 6 महीने जो है नॉर्थ और साउथ, इस हिसाब से जो है ये चेंज होता रहता है। मतलब जब हमारे यहाँ पर गर्मी होगी, गर्मी कैसे लिखेंगे, जब हमारे यहां पर गर्मी होगी ना तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, यहां पर सर्दी होगी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्या होगी, यहां पर सर्दी होगी। ऐसी चीजें जो है आपको समझनी है। तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती है, मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, यानी कि यहां पर पड़ती है सीधी रेखा मेरे भाई। ठीक है, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती है। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। समझ आया, यहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है और उसी के कारण जो है क्या होती है, यहां पर जो है लंबा दिन और छोटी रातें होती है मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे दक्षिणी अयनांत भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कभी यहाँ पे 22 दिसंबर की जगह आपको क्या दे दे, दक्षिणी अयनांत भी दे दे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ना अयनांत, ये भी आप याद रखना। ठीक है, दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत जो है इसको बोला जाता है। 23 सितंबर यहाँ पे दिया गया है। 23 सितंबर क्या है, इस दिन विषुव होता है मेरे भाई। ठीक है, इस दिन क्या होता है, विषुव होता है। इस दिन क्या होता है, विषुव होता है। विषुव का क्या मतलब होता है, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जो है सीधी पड़ती है और पूरा पृथ्वी जो है दिन रात बराबर होते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ गया। विषुव क्या होता है, विषुव क्या होता है, 23 सितंबर को होता है मेरे भाई। ठीक है, 23 सितंबर वाले दिन जो है विषुव होता है। विषुव क्या होता है, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर जो है दिन रात बराबर होता है, वो विषुव होता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 21 मार्च को भी बता देता हूं, 21 मार्च को क्या होता है, चलिए 21 जून को बता देता हूं। सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पर दक्षिणी अयनांत पढ़ा ना, 21 जून को क्या होता है, उत्तर अयनांत होता है। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर अयनांत सेम चीज है। जो दक्षिणी अयनांत के बारे में मैंने यहाँ पे स्टोरी बताई ना, सेम वही जो है 21 जून को होता है, उत्तर अयनांत इसको बोलते हैं। 21 मार्च के दिन क्या होता है, इस दिन भी विषुव होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु के आगमन का संकेत होता है। बस सिंपल सी चीज है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से याद रखना मेरे भाई। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। वनडे एग्जाम जो होते हैं ना, सीधा सिंपल है। इनमें से जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ना, इनमें से कोई सी भी लाइन उठाकर आपको दे देगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए बताऊं तो सबसे डायरेक्ट जो एग्जामिनर क्या पूछेगा, सबसे पूछेगा सबसे बड़ा दिन बताओ भाई कौन सा होता है। सबसे सिंपल सी चीज है यार, सबसे बड़ा दिन, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को होता है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इस दिन क्या होता है, उत्तर अयनांत होता है, उत्तर अयनांत, अयनांत। ठीक है, सबसे छोटा दिन अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा होगा, सबसे छोटा 22 दिसंबर होगा। सबसे छोटा दिन अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलोगे, 22 दिसंबर हो जाएगा। इस दिन क्या होगा, इस दिन जो है शीत ऋतु होती है मेरे भाई। ठीक है, आया सीधा समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध का बताया मैंने, याद रखना। ठीक है ना, 21 जून और 22 दिसंबर।
ये भी याद रखना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की अलग डेट है। चलो वो भी बता देता हूँ, कभी बाद में कंफ्यूज हो जाओ। उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। वहीं अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूँ तो दक्षिणी गोलार्ध, ये तो वैसे आपसे पूछना चाहिए था मेरे को दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सबसे बड़ा तो ये कौन सा होएगा? 22 दिसंबर को होएगा। कुछ समझ आई कहानी? 22 दिसंबर, मैंने क्या बोला था? अपोजिट हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध और अनंत में, बस सेम हो जाएगा, वहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को है तो सबसे छोटा कब होएगा? यहाँ पे क्या थी? 21 जून थी, तो बस 21 जून हो जाएगा यहाँ पे सबसे छोटा। बस आपको रिवर्स करना है और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 21 जून हो जाएगा। बस यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर होएगा। अगर आपको लग रहा है भाई पजल हो रहा हूँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ बता दी, घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना और कंप्लीट देख लेना मेरे भाई, ठीक है। 15, 20, 25, 30 मिनट की जितनी होती है ना, अगर 24 घंटे में से अगर आप सीरियस है ना, तो मुझे नहीं लगता 1 घंटा आपके लिए कोई बड़ी बात होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये पढ़ लेना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया है? बालाघाट बोला गया है मेरे भाई, ठीक है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है किस राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएगा? आप सभी जानते हैं। भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी और इसी के अंदर जो है क्या पूछा गया है? बालाघाट, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वो भारत में तांबे और मैंगनीज के लिए उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, बालाघाट निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। ये उस हिसाब से पूछा गया जो खनिज मिनरल डाटा होता है ना हमारा, जैसे कि तांबा कहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है, किस राज्य में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे लिख दिया गया है मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वो भारत के तांबे और मैंगनीज उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया, तांबे की जो प्रसिद्ध खान है कौन सी? खेतड़ी। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी, ये आपको जवाब देना है इसका, मैं नहीं बताऊंगा। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए बता रहा हूं कहां पर स्थित है। ऑप्शन यही 4 है आपके पास, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं चारों से आपको जो है चूज करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? खेतड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए आ ही गया है यहाँ पर, खेतड़ी जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वहां पर आपको जो है राज्य का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आपको वैसे तो देख ही लेंगे, लेकिन फिर भी ऑनेस्टली अगर आपको पता है ना तो अपनी ईमानदारी से बताना, खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये जो खदान है किस राज्य के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो बताना तो और भी था ऊपर कुछ, चलिए कोई बात नहीं, बस इतना सा याद रखना, सोने के लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध खदान कौन सी हो जाएगी? कोलार हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये कोलार जो है हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और लोहा के लिए प्रसिद्ध खदान आप याद रखना, लोहे के लिए अगर लोहा का पूछे ना तो बेलाडीला हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। बेलाडीला खदान हो जाएगी इसके लिए मेरे भाई, ठीक है। और बेलाडीला कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या लिखा गया है? अच्छा ये आ ही गया यार, चलो कोई बात नहीं। बेलाडीला एक प्रसिद्ध लोह अयस्क की खान है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना, लोह के लिए प्रसिद्ध कौन सी खान है, तो लोह के लिए बेलाडीला है मेरे भाई। चलिए अब तो लिख ही देता हूं, लोहे के लिए प्रसिद्ध। आपके लिए मैंने एक और सरप्राइज तैयार कर रखा है, पता है क्या? मेरा ये आइडिया है, आप भी बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। वैसे हमारी ये सीरीज तो चलेगी, ये जो हमारा 60 मार्क्स का जो हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू चल रहा है ना, कोर्स चल रहा है, एक किस्म से कोर्स ही लगा लो, पेड जैसा चल रहा है, ये तो चलेगा। जब इसकी एंड हो जाएगा ना, और मैं समझता हूँ जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी, एग्जाम तो बहुत दूर है, पहले पीएमटी पीएचटी की आएगी, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 2 से 3 हजार एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करें, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ये बताना मेरा आइडिया कैसा है। जो है हम वहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाना चाहता हूँ मैं आपको, आपके एग्जाम से पहले मैं इतने प्रैक्टिस आपको करवाना चाहता हूँ ताकि कोई प्रश्न ऐसा ना रहे मेरे भाई, ताकि आपको ये लगे एग्जाम में कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया मेरे भाई। सिर्फ इतना मकसद है। और अभी बता देता हूँ, ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट रहेंगे ऐसे डिटेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग रहा है, वहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। सिर्फ जो है मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा। वहां पर प्रैक्टिस का यही मतलब होता है कि आपने पिछले 8-10 महीने में जो तैयारी की है अब उसको चेक करने का जो है टाइम आ गया है। मेरा ये आइडिया कैसे लगा, 2 से 3 हजार के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी राय क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तो आपको पता चल ही गया, लो ऐसक जो खान हो जाएगी, बेलाडीला ये कहां पर हो जाएगी, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए डिगबोई कहां पर है भाई, डिगबोई का नाम सुना आपने, डिगबोई का, डिगबोई भारत की जो पेट्रोलियम खदान है ये कहां पर अवस्थित है, ये असम के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आगे, ये पढ़ लेना, ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या लिखा गया है, तो 9 के अंदर लिखा गया है कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो कोयला भंडारण की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो भारत का प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं झारखंड जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। झारखंड में कौन सी प्रसिद्ध खान है, झारिया खान है, ठीक है, झारिया खदान है, ठीक है। झारिया खदान जो है इसकी जो है फेवरेट और जो है प्रसिद्ध खदान हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल से आप पढ़ लेना, सारा कुछ जो है यहाँ पे लिख दिया गया है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। और तो यहाँ पे कोयला मिनरल से ये जो आपका ये जो डाटा चल रहा है ना खदान वाला, या फिर ये एचएसएससी के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो डाटा है ना ये कहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे के अंदर इन क्वेश्चनों को दबा के पूछते हैं मेरे भाई, ठीक है। एसएससी रेलवे के लिए भी हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मैं आपके लिए करूंगा। फिलहाल हमारा फोकस है एचएसएससी 2026 हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के बारे में। डोंट वरी, आगे जो क्या बोलते हैं उनको, जो और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल जो एग्जाम होंगे ना, सबसे स्पेशली मैं उसके लिए शुरू करने वाला हूँ। कोई बच्चा है यहाँ पर जो तैयारी कर रहा है फॉरेस्ट गार्ड की, GUARD गार्ड और फॉरेस्टर की मेरे भाई, फॉरेस्टर, ठीक है। कोई बच्चा है यहाँ पर जो वीडियो देख रहा है वो इसकी भी तैयारी कर रहा हो, मतलब ऐसा बच्चा होना चाहिए जो 70+ हो, क्योंकि उसी का नाम आएगा इन दोनों पोस्ट के अंदर मेरे भाई, ठीक है। वो बच्चा है जो यहाँ पर इनकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली डिटेल से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंट सब्जेक्ट डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 70 मार्क्स का जो है आपका एनवायरमेंट आएगा। और उसके लिए ऐसा नहीं है कोई एक बुक ले आओगे आप, सारा डिटेल से वहां पर खत्म हो जाएगा। डिटेल से एक एक चैप्टर आपको उठाना पड़ेगा। क्या क्या उठाना पड़ेगा, ज्योग्राफी में से छांट छांट के आपको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। और मुझे जो है एनवायरमेंट ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो डोंट वरी, अगर बच्चे मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए और कहेंगे ना, तो डोंट वरी, मैं एनवायरमेंट भी यहाँ पे डिटेल से करा दूंगा, जैसे हमारी ये सीरीज चल रही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने बताया, क्या झारखंड बता दिया ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कोरबा कोयला खदान जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा गया है, कोरबा छत्तीसगढ़ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यह खदान हसदेव नदी की घाटी में स्थित है और यहाँ से प्राप्त कोयला मुख्य रूप से ताप विद्युत घरों थर्मल पावर प्लांट्स में जो है बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से यह क्षेत्र भारत के शीर्ष कोयला क्षेत्रों में जो है गुना जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, 11 में बोला गया है निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है, तो इनमें से किन नदी घाटी के अंदर जो है कोयला नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज घाटी के अंदर जो है कोयला नहीं पाया जाता मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत में कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक युगों की शैल क्रमों में पाया जाता है, गोंडवाना और ट्रिशरी, ठीक है। गोंडवाना कोयला जो भारत के कुल भंडार का 98% है मेरे भाई, ठीक है। गोंडवाना जो नीचे है ना, दक्षिण के अंदर, मिडल के अंदर है जो भारत का जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसके आसपास या फिर नीचे वाला एरिया, वहां पर जो है भारत का गोंडवाना एरिया है, वहां पर वहीं से लगभग जो है 98% जो है कोयला भारत का प्राप्त होता है। मुख्य रूप से नदी घाटियों में स्थित है, जैसे दामोदर घाटी, सोन घाटी, मतलब इन घाटियों में भी मिलता है, लेकिन मोस्टली जो कोयला भंडारण है वो भारत का जो है गोंडवाना से ही प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। गोदावरी वर्धा घाटी सतलज नदी हिमालय तंत्र की नदी है और इसके बेसिन में कोयले के निक्षेप नहीं पाए जाते मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 में क्या बोला गया, नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मध्य प्रदेश है क्या ये,
ठीक है। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। मध्य प्रदेश की भोपाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये नरोरा परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गंगा नदी के तट पर जो है अवस्थित है। ठीक है मेरे भाई। और कुल स्थापित क्षमता की बात करूं तो कितना हो जाएगी? 440 मेगावाट जो है इसकी कुल स्थापित क्षमता हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह आप सभी जानते हैं भाई, पारदीप जो बंदरगाह है ये कहां पर अवस्थित है? ओडिशा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ओडिशा के अंदर अवस्थित है। उसके बाद विशाखापत्तनम आप सभी जानते हैं भाई ये कहां पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कैसे लिखेंगे? प्रदेश के अंदर। ठीक है, कोच्चि आप सभी जानते हैं केरल में हो जाएगा। बस आंसर मिल गया आपको। कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह जो है कौन सा हो जाएगा? हल्दिया जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इनकी लोकेशन भी याद रखना, पारदीप बंदरगाह ओडिशा के अंदर है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, और कोच्चि जो है केरल के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ये पढ़ लेना भाई, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आपको रीड जरूर करना है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया? भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आ गया बीच में? चलिए कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं। पुणे के अंदर चलाई गई थी ये मेरे भाई। ठीक है, रेलगाड़ी मुंबई से पुणे लगा लो या फिर थाने लगा लो। ठीक है, उस समय क्या होता था? थाने होता था मेरे भाई। थाने ऐसे भी नहीं लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक है, और ये रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल को चली थी मेरे भाई। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को ये गाड़ी चलाई गई थी। कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली थी? 34 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक जानकारी जो है क्लियर है। बस मुझे इतना सा कमेंट सेक्शन में बता दो, 1853 में जो है भारत का कौन गवर्नर जनरल होता था मेरे भाई? ठीक है, वायसराय जो है भारत का कौन होता था 1853 के समय में? ये फटाफट जानकारी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहां पर अवस्थित है? तो लोकटक झील आप सभी जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यहीं पर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर राजस्थान नहीं होगा, मणिपुर जो है इसका राइट ऑप्शन, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, मणिपुर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लोकटक झील उत्तर पूर्वी यहाँ पे लिख देता हूं, चलिए लिखने में टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं। उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ना, वो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, यह अपनी फुमडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो मिट्टी और वनस्पतियों से बने तैरते हुए द्वीप हैं, इन्हीं को फुमडी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इस झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो है स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान यहां पर अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेरे भाई केबुल लामजाओ। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लामजाओ है कहां पर अवस्थित है? मणिपुर के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद ये डिटेल से आप पढ़ लेना। ठीक है, डांसिंग डियर इनको बोला जाता है। ये देखो डांसिंग डियर इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये जो वीडियो है आज की खत्म होती है। आज का जो है हमारा 29 जो है क्लास हो चुकी है कंप्लीट। बहुत जल्द हम इसको 1000 जो क्वेश्चन हमारे टारगेट रखा है ना, इसको बहुत जल्द पूरी कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहना, फोकस के साथ जो है तैयारी करते रहना। बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि यार पता नहीं होने वाला है, नहीं होना। पिछले 2-3 महीने से जो है पागल बनाए जा रहे हैं। बस यही वो समय है, यकीन मानिएगा, जो समय आपको टेस्टिंग करता है ना। कई बार बोलते हैं कि भगवान भी देखता है भाई ये लायक है या नहीं। बस ये समझ लो कि यही वो समय है जहां पर भगवान आपका टेस्ट ले रहा है कि भाई देखते हैं एग्जाम में ये तैयारी कर रहा है या फिर छोड़ रहा है। ठीक है, बस यही समय है, और यही समय वो भी है जो और बच्चों से आगे निकलने का है। बहुत सारे बच्चे, यकीन मानिएगा 100 में से 70% जो बच्चे होते हैं ना, वो जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं कि यार कोई नहीं, हो तो रहा नहीं है एग्जाम, देख लेंगे कभी आगे। लेकिन जो 30% बच्चे होते हैं ना, वही सीरियस जो है कंटिन्यू लगे होते हैं, और सिलेक्शन भी वहीं से होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए आपको घबराने पैनिक होने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगे भाई थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगे, तो थोड़ा सा घूम फिर लिया करो, थोड़ा सा बात बूत कर लिया करो, पार्क वगैरह में घूम आया करो मेरे भाई शाम को। ठीक है,
अच्छा फील होगा, वो जरूरी भी है मेरे भाई, ठीक है, आपके सेहत के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। बाकी आपका कोई भी डाउट सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट मंडे को, ठीक है, सॉरी मंडे को बात कर रहा हूँ, संडे को भी मिलेंगे भाई। संडे को क्यों मिलेंगे? संडे को हम एमसीक्यू करेंगे, किसके करेंगे? सी लैंग्वेज के करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब याद रखना हफ्ते में 2 ही दिन आएगी क्लास कंप्यूटर की। क्यों आएगी? क्योंकि अब जो लैंग्वेज चल पड़ा है ना, मैं सोच रहा हूँ इनको पार्ट में करवाना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि एक ही दिन कंप्लीट करेंगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएगी, और इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है कि 2 पार्ट उसके लिए जाए, ठीक है। तो अब शुक्रवार और संडे वाले 2 दिन जो है आपकी ये कंप्यूटर की क्लास आएगी, और बहुत जल्द हमारी जो है जो साइंस की सीरीज है वो स्टार्ट कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। उस पर काम करना अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कर दूंगा बहुत जल्द, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, और अपनी मेहनत करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आप ही कर सकते हैं, आपके द्वारा ही होगा, और कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।